गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक बनावट या सेल के बारे में समझेंगे। जो पृथ्वी का है, पृथ्वी के अंदर जो बनावट है या क्या कौन कौन सा सेल है, इसके बारे में समझेंगे। तो आंतरिक भाग अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। आंतरिक भाग जो अप्रत्यक्ष स्रोत, इसका प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, वो अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में दक्षिण अफ्रीका, प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में दक्षिण अफ्रीका में सोने के खान है ना। प्रत्यक्ष स्रोत में दक्षिण अफ्रीका में सोने के खान है जो 3.9 किलोमीटर तक गहरी है, मान गड्ढी है, सुरंग बनाकर निकाला जाता है 3.9 किलोमीटर तक, है ना। यहीं पे एक तेल का भी खोज वहाँ के इंजीनियर लोग किए थे जो 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं। तेल की खोज में 6 किलोमीटर खोद चुके हैं ना। तो ये सोने की खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, जो 3.9 किलोमीटर तक गहरी है और तेल की खोज में 6 किलोमीटर। तो आंतरिक जो है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का स्रोत क्या है ना। आंतरिक संरचना की स्रोत, आंतरिक संरचना स्रोत है ना। आंतरिक संरचना, तो आंतरिक संरचना का स्रोत है, पहला इसमें आता है तापमान, इसका दूसरा में आ जाता है घनत्व, और तीसरा में आ जाता है भूकंपीय तरंग, है ना। घनत्व, तापमान, घनत्व और भूकंपीय तरंग। तो तापमान में जैसे कि आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे की ओर 32 किलोमीटर, यानी 32 मीटर बोलिए, किलोमीटर ने 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि पहला लीजिए, 32 मीटर गहराई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। ये तापमान का आंतरिक बनावट अंदर की ओर है जो बता रहे हैं। इसका घनत्व क्या है, घनत्व तो इसके नीचे जो होता है आपका आंतरिक बनावट के स्रोत में पृथ्वी से जो नीचे है, ये अधिकतर नीचे चट्टान का है, चट्टान है, यहाँ पे अधिकतर चट्टान है ना, चट्टान है, इसलिए इसका घनत्व अधिक, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जैसे कि आपका भूमि पे ही ले लें तो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में 2.67 है इसका घनत्व। यही घनत्व अगर केंद्र में चले जाए तो 11 से 13 तक है, हैं तक घनत्व, 11 से 13 तक घनत्व है। और अगर पृथ्वी का संपूर्ण घनत्व लें, जैसे कि पृथ्वी का 3 भाग ले लें, ये स्थल ले लिए सबसे ऊपर वाला भाग, इसके बाद अगर नीचे चले जाए तो 3 भागों में बांटा है, उसका दादा लास्ट वाला इधर चले आता है आपका केंद्र या क्रोड। आप सबसे नीचे चले आइएगा, इसमें केंद्र या क्रोड है ना। ये इसको स्थल या इसको भूपट्टी, भूपरपट्टी, इसको भूपरपट्टी कह सकते हैं हम लोग। भूपरपट्टी का जो घनत्व है 2.67 है। इसके बाद बीच में चले आइए तो यहाँ चले जाता प्रवार,
प्रवाल का दूसरा नाम मेंटल मेंटल है ना। इसकी गहराई कहाँ से, भूपर पट्टी से यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर है। भूपर पट्टी से लेके प्रवाल तक की गहराई 2900 किलोमीटर है। ये प्रवाल जो है ये तरल रूप में है। कैसे है, तरल रूप में। इसको मेंटल इसका दूसरा नाम है, और प्रवाल जो है वो तरल रूप में है ना। इसकी गहराई कितनी है, गहराई यहाँ से यहाँ तक की 2900 किलोमीटर है ना। उसके बाद है, नीचे चले आइए, केंद्र या क्रोड, ठीक है। इसका जो घनत्व है केंद्र या क्रोड का, इसका घनत्व है 11 से अधिक है ना। 11 से अधिक, ऐसे 11 से 13 लिखे हैं, लेकिन 11 से 13 अधिक ही हुआ, तो 11 से अधिक बोलिए। इसका जो है 6311 किलोमीटर है क्रोड का, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी का अगर ले लिए, पूरे पृथ्वी का, जैसे भूपर पट्टी, प्रवाल या मेंटल, क्रोड है ना, तो इसका जो औसत घनत्व है ये 5.5 है। संपूर्ण भी आई इसको कर देते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। देखिए आपका घनत्व के बारे में आ गया। अब भूकंपीय तरंगें है ना, इसका क्या है, इसे एक बात, भूकंपीय तरंगें, तो भूकंपीय तरंगों को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में है ना। तो इसका पहला लेते हैं प्राथमिक तरंग, पहला। दूसरा आ गया द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग, और तीसरा आ गया धरातलीय तरंग है ना। तो ये आपका तापमान का हो गया, तापमान का हो गया, घनत्व का हो गया, और भूकंप, ये 3 भागों में प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय तरंग है ना। अब ये आ गया, इसका जो है आपका भूपर पट्टी जो है, या इसका भूकंप तरंगों में 3 भागों में बांट गया है। इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर संकेंद्रित 3 भागों में इसको फिर से बांटा गया है, जो भी हम आप लोग को बताए थे, भूपर पट्टी, प्रवाल और केंद्र है ना। तो ये आपका भूपर पट्टी में जो आता है, इसको फिर से एक बार ले लेते हैं बढ़िया से समझाने में। भूपर पट्टी, ये हो गया पहला, 1 नंबर, 2, 3। भूपर पट्टी ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी पट्टी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परपट्टी है ना। ये पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी है, ये पतली है, ये धरातल जो है ये पतली है, पतली है, ये बहुत पतली है। इसकी मोटाई इतनी पतली है कि इसकी मोटाई धरातल पे मोटाई 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ये महाद्वीपीय में है, महाद्वीप में इसका 35 किलोमीटर है, और ये महासागर में या महासागरी में 5 किलोमीटर है। ये भूपर पट्टी की जो चौड़ाई है महासागर में 5 किलोमीटर है, महाद्वीप में 35 है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रवाल या बराबर, इसको दे दीजिए, कॉपी को आगे पीछे करना थोड़ा भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो प्रवाल या इसका लीजिए मेंटल, ये दोनों एक ही है ना।
तो ये क्या है, भूपर्पट्टी के नीचे वाला होता है। इसका जो भूपर्पट्टी है इसके नीचे वाला, इसके ये नीचे होता है, भूपर्पट्टी के नीचे है ना, उसके नीचे इसको प्रवार कहते हैं। ठीक है, इसकी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल जाते हैं केंद्र। ये सबसे नीचे की है, केंद्र सबसे नीचे, प्रवाल इससे नीचे, इससे नीचे, ये सबसे नीचे का है ना, सबसे नीचे का है। इसका व्यास 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है केंद्र का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके आगे। एक विद्वान थे, स्वेस इनका नाम था। ठीक है, ये पृथ्वी के आंतरिक बनावट को बांटे, जैसे पृथ्वी की आंतरिक बनावट, किसकी आंतरिक बनावट, ये क्रोड या केंद्र के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। ये सारी कहानी इन्हीं की है ना, सियाल, सीमा और नीफे। तो सियाल जो है सियाल, सीमा और नीफे है ना। सिया है SI यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ Al, इसी को लेके सियाल नाम पड़ा, SiAl, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। सीमा जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम Si और Ma, मैग्नीशियम से बना हुआ है। सीमा SiMa, सीमा। नीफे जो है आपका N, सियाल, नीफे। ये निकेल, NiCkel, निकेल और फेरस, FeRrus, फेरस, यानी कि निकेल, फेरस। इसका अर्थ हो गया लोहा, अर्थात लोहा। ठीक है, ये आपका बना हुआ है। अब देखिए सियाल जो है, हम एक दो में जो बताए थे आप लोग को, ऐसे इसके मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये वाला ऊपरी है भूपट्टी है ना, ये ऊपरी वाला भाग भूपट्टी है। इसके नीचे मिडिल में आ जाए तो ये प्रवार है ना। यहाँ पे अधिकतर तरल पदार्थ ही पाया जाता है। ये भूपर्पट्टी है, सबसे ऊपर वाला भाग। इसका जो है घनत्व 2.67 है। इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लीजिए तो आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2900 किलोमीटर है ना। इसके बाद नीचे यहाँ से चल जाता है तो ये केंद्र या क्रोध, केंद्र ये वाला भाग है ना, केंद्र है। देखिए इसी केंद्र को 3 भागों में बांटा गया, सियाल, सीमा, नीफे। जैसे केंद्र का अगर ले लें तो 3 भागों में, पहला भाग हो गया ये इसी का सियाल, दूसरा आ गया सीमा और तीसरा आ गया नीफे है ना। सियाल, सीमा और नीफे, इन तीनों भागों में सबसे ज़्यादा तहलका यही सीमा ही मचाता है ना, और कंट्रोल में रखता है हम लोग को नीफे, कंट्रोल में नीफे रखता। अब कैसे, तो देखिए आगे
ये पिक्चर भी आप लोग को दिख रहा होगा, सियाल, सीमा और नीफे, ये बहुत खतरनाक है। देखिए क्या है, इसका निर्माण जो है सियाल, इसको इस वे में दर्शा देते हैं हम लोग को, सियाल। सियाल ये क्या है, इसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम, इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ, किसका, सियाल का। इसका जो घनत्व है 2.9 है, औसत घनत्व। इसकी गहराई है 50 से 300 किलोमीटर, है ना। इसके बाद इसमें पाए जाते हैं क्या, तो पोटेशियम, इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट, है ना। ये सभी पाए जाते हैं किसमें, सियाल में। पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और सिलिकेट, ये सियाल में पाए जाते हैं। और जो इसमें पाई जाती है इसकी है। इसके बाद इसमें और ले लीजिए सियाल से महाद्वीपों की संरचना, सियाल से हुई है। ये पहला वाला भाग है ना, ये जो है पहला वाला भाग, इसमें ले लीजिए, यहाँ पे भी है। सीमा ये मिडिल में आ गया और ये नीफे लास्ट में आ गया, है ना। तो सियाल महाद्वीपों की जो है संरचना सियाल से हुई है। सियाल के बाद हम लोग चले आते हैं सीमा। इसका जो निर्माण है सिलिका और मैग्नीशियम, है ना, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसमें बेसाल्ट अग्नेय सेल, इसको बेसाल्ट अग्नेय सेल, ठीक है। सीमा को बेसाल्ट अग्नेय सेल कहते हैं। इसका सबसे इसमें प्रमुख चीज़ है पोटेंट। यहीं से ज्वालामुखी, यहीं से ज्वालामुखी, है ना, यहीं से ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है। यहीं से ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी में गर्म तरल लावा बाहर निकलता है। इसलिए बोले थे ये कि थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि ज्वालामुखी जो है ना, यही से सीमा से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसमें गर्म तरल लावा निकलता है ना। इसका औसत घनत्व, ये मिडिल वाला भाग का औसत घनत्व इसका होता है 2.9 से 4.7 औसत घनत्व।
ठीक है। इसकी गहराई होती है, पहले वाली की जो गहराई थी 50 से 300 किलोमीटर, इसका है 1000 से 2000 किलोमीटर सीमा की। ठीक है, ये आपका सीमा की कहानी आ गई। इसके बाद आप लोग आ जाइए सियाल सीमा और नीफे। ये निकेल और फेरस यानी लोहा, निकेल और फेरस यानी लोहा से ये इसका निर्माण हुआ है। ये सबसे अंतिम परत है। अंतिम परत नीफे है, ये सबसे अंतिम परत है। इसकी रचना या निर्माण निकेल और फेरस यानी लोहा से मिलकर हुआ है। इसका घनत्व 11 से अधिक है। इसका व्यास है ना, व्यास 6371 किलोमीटर है। नीफे में पृथ्वी के अंतरम यानी कोर, सबसे नीचे अंतरम कोर यानी सबसे नीचे में लोहा है। ये है ना लोहा, नीफे तो सबसे नीचे है ना, यहाँ पे लोहा है। इससे पृथ्वी की स्थिरता और चुंबकीय शक्ति का पता चलता है। ये इसी से पता चलता है चुंबकीय शक्ति का। ठीक है, ये नीफे से। इसके बाद और इसके आगे हम लोग आ जाते हैं चट्टान के बारे में। चट्टान को भी 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, है ना। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं हम लोग। जैसे प्याज का टुकड़ा परत बाय परतदार नहीं निकलता, उसी तरह ये परतदार चट्टान कहलाता है। और कायांतरित को रूपांतरित चट्टान, है ना। ये अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान से हमारा लाल किला का निर्माण जो हुआ है, लाल किला, है ना। और कायांतरित या रूपांतर से इसका ताजमहल का निर्माण हुआ है ना। अब देखिए आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को पुनः लीजिए तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्भेदीय चट्टान और दूसरा है बहिर्भेदी चट्टान। बहिर्भेदी चट्टान, देखिए अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान क्या है कि जब ज्वालामुखी
से लावा जो निकलता है, हाँ, ये लावा अगर पृथ्वी के सतह पे निकल के ये लावा अंदर से निकलता है, ये पृथ्वी के सतह पे निकलकर एक शंकु के आकार का पर्वत का निर्माण करता है ना। तो ये बाहर जो आके पृथ्वी से बाहर आके जो निर्माण करता है, इसी को हम लोग बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्वेदी चट्टान। और यही अगर चट्टान, अगर यह लावा आपका ज्वालामुखी में ये बाहर ना निकल के पृथ्वी के अंदर ही कहीं किसी भाग में आके अगर जमा हो जाता है और ये चट्टान का निर्माण कराता है, तो ये चट्टान मेरा अंतर्वेदी चट्टान कहलाता है ना। जो जमीन के अंदर चट्टान का निर्माण करता है वो उसको हम लोग बहिर्वेदी, और बाहर को बहिर्वेदी और अंदर को अंतर्वेदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से आते हैं हम लोग अंतर्वेदी चट्टान। अंदर गहराई में, अंदर ही पृथ्वी के अंदर कहीं गहराई में मेग्मा, ज्वालामुखी से जो निकलता है ना ये मेग्मा, इसका अगले चैप्टर में इसका विस्तार से बताएंगे। इस चैप्टर में जो दिया हुआ उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। अंदर गहराई में मेग्मा ठंडा होकर चट्टान बनाता है ना। मेग्मा अंदर गहराई में मेग्मा ठंडा होकर चट्टान बनाता है, उसे हम लोग अंतर्वेदीय चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण में है जैसे ग्रेनाइट, अंदर जो है वो ग्रेनाइट। ठीक है, इसका उपयोग होता है, अंतर्वेदी चट्टान का उपयोग मसाला पीसने वाला मशीन, मसाला पीसने वाला मशीन, और दूसरा इसका उपयोग दूसरा इसमें आता है भवन निर्माण यानी घर का निर्माण में। ठीक है, तो पहला आ गया मसाला पीसने वाला मशीन, दूसरा भवन निर्माण, ये अंतर्वेदी चट्टान का था। अब आ जाते हैं हम लोग बहिर्वेदी में, है ना। बहिर्वेदी चट्टान, बहिर्वेदी चट्टान में क्या होता है कि जमीन के अंदर कहीं से दरार रहता है या छिद्र होता है, उसी से बाहर जो ज्वालामुखी निकलता है और बाहर आके जो शंकुधार का एक पर्वत का चट्टान का निर्माण करता है, इसी को हम लोग बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। जैसे छिद्र या दरार से बाहर निकलकर, छिद्र या दरार से बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है। क्या मेग्मा ठंडा हो जाता है, यहाँ मेग्मा कर देते हैं, मेग्मा छिद्र या दरार से बाहर निकलकर मेग्मा ठंडा हो जाता है, इसी को हम लोग बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं, है ना। इसकी संरचना महीन, इसका जो संरचना है महीन दानों से हुआ है। हाँ, इसका जैसे उदाहरण है जैसे बेसाल्ट, है ना। ये बेसाल्ट जो है आपका ये बहिर्वेदी चट्टान है, बहिर्वेदी, ये बाहर निकला हुआ इसी का उदाहरण है। ठीक है, ये बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है, जैसे भारत का ढक्कन का पठार, है ना, ये उदाहरण है कि भारत का ढक्कन का पठार किस
प्रकार चट्टान का बना है, तो ये बहिर्भेदी चट्टान से बाहर के ढक्कन का पठार हुआ। अंतर्भेदी चट्टान का विशेषता में है कि इसका उपयोग, ये तो ग्रेनाइट है, इसका जैसे ग्रेनाइट उदाहरण है। विशेषता है मसाला पीसने वाला मशीन और भवन निर्माण में उपयोग इसका किया जाता है, अंतर्भेदी चट्टान का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला चले जाते हैं। ये आपका आग्नेय चट्टान का 2 भाग का हो गया। अब अवसादी या परतदार, अवसादी परतदार जो चट्टान जो प्याज के माफिक है ना, ऐसे छिलका उखड़ता है ना प्याज का, ऐसे ऐसे, तो इसको परतदार चट्टान कहते हैं अवसादी को। ये लाल किला इसी से निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? अवसादी चट्टान है ना, देख अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है कि पहाड़ है ना में से जब छोटा छोटा जल वायु हिम नदी के कारण बह कर आकर एक जगह कहीं पे अवसाद जमा हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में छोटा छोटा क्या उसमें किसी में बहता है? जल या वायु में, हवा में उड़ा के ले जाके जमा कर देता है, या हिम नदी के कारण, जो पहाड़ों से में ऊपर हिम है उसी जो बहता है, इसी को हम लोग हिम नदी कहते हैं ना। तो ये जल वायु और हिमनद के कारण बह कर आकर एक जगह कहीं अवसाद जमा हो जाता है, इसी को अवसाद है ना, अवसाद, इसी को हम लोग अवसाद कहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवसाद। तो जल वायु हिमनदी, जल वायु हिमनदी जो है, जल वायु हिम नदी जो है वो आग्नेय चट्टान, आग्नेय अंतर्भेदी बहिर्भेदी, जो आग्नेय चट्टान जो आपका आता है इसमें बहिर्भेदी चट्टान से, जैसे इसको आग्नेय चट्टान का महीन कणों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक जगह जमा हो जाना, अवसाद है ना, ये अवसाद, इसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। एक जगह जमा हो जाना, महीन इकट्ठा का अवसाद। इसमें होता क्या है कि जब ये यहाँ से बहता है तो इसके साथ अपने साथ छोटा छोटा महीन कण भी लाता है। कोई पेड़ अगर सूखा पेड़ हो, गिर गया तो वो ले आता है बहाकर। कोई जंतु या जीव जंतु भी मर जाता है तो उसको बहाकर ले जाता है। सभी आकर यहाँ पे जमा हो जाते हैं, है ना, सभी आकर यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिससे जो ये जमा हमारा हो जाता है मृत पेड़ पौधा और जंतु, इसी को हम लोग जीवाश्म भी कहते हैं। तो ये जो जमा हो जाता है इसको हम लोग अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो होता है कुछ दिन दाब के कारण ये अवसादी चट्टान में निर्माण इसका हो जाता है। ये अवसाद का दाब के कारण अवसादी चट्टान का निर्माण होता है ना। ये अवसादी चट्टान है, इसी अवसाद का दाब के कारण जो निर्माण होता है उसी से अवसादी चट्टान होता है। अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी, बहिर्भेदी, रूम्बातेट, ये 4 उदाहरण दे देंगे। तो इसमें कोई भी 4 उदाहरण मिलेगा तो आपको इसमें अवसाद ही थे, अवसादी चट्टान में ही आपका जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या है? जैसे मृत पौधों, जंतुओं का अवशेष, है ना, अवशेष। ये जीवाश्म क्या है? मृत पौधे और जंतुओं का
अवशेष है, ये जीवाश्म है। उसके बाद हम लोग आगे इसमें चले आते हैं। कायांतित चट्टान में है ना, कायांतित चट्टान। अवसाद चट्टान से क्या निर्माण हुआ मेरा? लाल किला। लाल किला का निर्माण अवसाद चट्टान से, और कायांतित चट्टान से संगमरमर से ताज महल, है ना, इससे ताजमहल का निर्माण हुआ है। क्या कहता है इसमें कि कायांतित चट्टान क्या है? तो आग्नेय एवं अवसादी चट्टान ताप एवं दाब के कारण मूल रूप से परिवर्तित कायांतित चट्टान में होता है, या मूल रूप से परिवर्तित को कायांतित चट्टान कहते हैं, है ना। परिवर्तित को कायांतित चट्टान कहते हैं। जैसे इसमें परिवर्तित होता है, परिवर्तित, और दूसरा होता है आपका रूपांतरित। परिवर्तित में क्या होता है? चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसी से मेरा ताजमहल का निर्माण हुआ है ना, कायांतित चट्टान का। इसका चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी किसमें? स्लेट में। ये परिवर्तित का था, अब रूपांतरित का है बेसाल्ट, शिस्ट तथा ग्रेनाइट में। बेसाल्ट में किस में होता है? शिस्ट ग्रेनाइट तथा शिस्ट तथा ग्रेनाइट में इसका, अच्छा, इसका उपयोग होता है। शिस्ट तथा ये ग्रेनाइट में ये बदल जाता है। ग्रेनाइट का उपयोग इसका उपयोग करते हैं पेंसिल बनाने में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में और फास्फेराइट उर्वरक बनाने में, फास्फेराइट उर्वरक और ग्रेनाइट पेंसिल बनाने में, ठीक है। ये इसका उपयोग है, पेंसिल बनाना और उर्वरक बनाना। मेरा जो भूपृष्ठ या भूपपर पट्टी का 98% तत्व से है, 98% भूपृष्ठ में तत्व है, जिसमें जो 8 तत्वों से मिलकर बना है। ये भूपृष्ठ या
भूपर्पटी जो 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 98% तक तत्व है, 98% तक। ये 98% तत्व 8 तत्वों से ही मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन 46.6% और ऑक्सीजन है 46.6%। इसके बाद सिलिकॉन है ना, ये 27.7%। ये जो बना है भूपर्पटी इसी से, ठीक है। सर्वाधिक माने सिलिकेट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकेट जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारा क्लास 7 का दूसरा चैप्टर था, ठीक है। और कल हम फिर इसमें तीसरा चौथा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप लोग का ये क्लास अगर अच्छा लगता होगा तो अपने ग्रुप में आप लोग शेयर करें, ताकि और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, है ना, और सभी को फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ आप लोग का जय हिंद।